तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p कॉमा q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब देखिए, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। आपको ये बताना है कि ये जो संबंध दिया गया है यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि p जो है नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखिए, अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, सममित तथा संक्रामक निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ तक आपका एक पहला क्वेश्चन है और यहाँ से आपका पुनः के बाद ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हमको क्या निकालना है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होगा, जब स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों होगा तब होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बोल क्या रहा है, तो हमको पहले तो स्वतुल्य निकालना होगा। स्वतुल्य निकालना होगा कि स्वतुल्य है कि नहीं। फिर उसके बाद सममित निकालना होगा, सममित, और उसके बाद क्या निकालना होगा, संक्रामक निकालना होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ पर कह क्या रहा है कि जो है सिद्ध करना है आपको कि जो समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय r बराबर जो है p, q इस प्रकार से हैं कि बिंदु p की मूल बिंदु, क्या कह रहा है, बिंदु p की मूल बिंदु। तो सपोज करते हैं हम एक मूल बिंदु बनाते हैं। जैसे देखिए, ये आपका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। तो एक p बिंदु है, उसका ये मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखिए, p की मूल बिंदु से दूरी q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अब देखिए, यहाँ से ये इसकी दूरी जो है, ठीक है, एक q है, मान लेते हैं एक q जो है यहाँ पर है, जिसकी दूरी ये दोनों की क्या है, आपस में समान है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि जब समान है तो द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। आपको एक r दे दिया गया है, यहाँ पर r दे दिया गया है p, q। ठीक है, और यहाँ से आपको दिया गया है कि p से ये मूल बिंदु को o मान लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, हमें क्या करना है, स्वतुल्य निकालना है। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वतुल्य के लिए डबलिंग होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रत्येक p जो होगा खुद का डबलिंग है, मतलब डबलिंग है ना, ये बिलोंग करेगा r से। ये कब, जब OP बराबर OR हो जाए, OP बराबर OP हो जाएगा। खुद से दूरी सेम ही न होगा। बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं 2 बार इसी पर चला दूँ तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो ही ये p, p क्या करेगा, बिलोंग करेगा r से। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखिए, सममित की बात कीजिए तो सममित में क्या होता है कि इसका उल्टा होता है। जैसे कि यदि p, q जो है ये बिलोंग करेगा r से, ये ऐसा कब होगा, जब OP बराबर OQ होगा, और है भी OP OQ के बराबर है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए, जब ये हो गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि राम श्याम एक ही घर में रहते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि श्याम और राम उसी घर में रहते हैं। उसी का उल्टा हो गया। तो Q, P जो होगा ये भी बिलोंग करेगा R से। कब, जब OQ बराबर होगा OP के। अतः यह क्या होगा, सममित है। ये तो हम अनुमान लगा सकते हैं। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब संक्रामक की बात किया जाए तो संक्रामक में क्या होता है, ध्यान दीजिए। संक्रामक में होता है कि यदि p, q
बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। क्यू कॉमा एक तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं आर, मान लेते हैं इसकी भी एक यहाँ से इसकी दूरी ले लेते हैं हम, ये जो है आपकी आर है जो कि इन दोनों के बराबर है, मान लेते हैं ऐसा हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए क्यू कॉमा आर भी तो बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। आर नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने आर ले लिया। तो ये आर थोड़ा मोटा बना दीजिए ताकि ये रियल नंबर है, क्योंकि ये रियल नंबर को दर्शाता है, ठीक है। ये रियल नंबर को दर्शाता है। अब हो गया। अब देखिए, तो ये जो होगा पी कॉमा क्यू, ये कब बिलोंग करेगा आर से, जब ओ पी की दूरी क्या होगा, ओ क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर ओ पी बराबर ओ क्यू हुआ होगा, तो ही तो पी कॉमा क्यू बिलोंग कर रहा है आर से। अब देखिए, क्यू कॉमा आर भी बिलोंग करेगा आर से। ऐसा कब होगा, जब ओ क्यू की दूरी ओ आर के बराबर होगी। आ रहा है बात समझ में। अच्छा, जब ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर से, तो देखिए पी कॉमा क्यू, क्यू तक खत्म हुआ फिर क्यू से स्टार्ट हुआ, ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है, यही ना नियम कहता है। अच्छा, जो रिजल्ट बचा, रिजल्ट क्या बचा, पी कॉमा आर, पी और आर बच गया। तो पी कॉमा आर ये भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि देखिए ओ पी बराबर ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर ओ आर है, इसलिए ये पी कॉमा आर भी बराबर होगा कब, जब ओ पी बराबर ओ आर होगा। देखिए ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ आर के बराबर, तो हम ये भी तो कर सकते हैं ओ पी ओ आर के बराबर है, तो हो गया। तो अतः यह क्या हो जाएगा, संक्रामक है, अतः संक्रामक है। चूंकि हम जानते हैं कि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। आ रहा है बात समझ में। तो ये मेरा इसमें का पहला पार्ट हो गया। अब इसी के बाद देखिए, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित समीकरण संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, समझिए, इस बात को समझिए। इसका ये पहला पार्ट हम सॉल्व कर दिए, तो इसको पहला लिख दीजिए और दूसरा मैं बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि जो है ये पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0,0, ये बात आपको दे दी गया है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले वृत्त को निरूपित करता है। P से होकर जाने वाले को मतलब कि क्या करता है, वृत्त को निरूपित करता है। ऐसा कब होगा, सपोज करिए कि एक मैंने P पॉइंट लिया, यहाँ से एक लाइन खींचा, ठीक है, आया बात समझ में। और फिर मैंने एक यहाँ P लिया, फिर एक इधर लाइन खींचा, मतलब इसी पर लाइन खींच दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह P एक इधर लिया, P एक इधर लिया, ठीक है। तो इधर से इधर चला, फिर इधर से इधर चला, डबलिंग हो गया। अच्छा, फिर ऐसे ही इधर चला, फिर ऐसे ही इधर चला, इन सब का भी नाम क्या दे दिया, P, P दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो है P डज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो जो मतलब कि ये तो 0,0 नहीं है, P जो है, P का जो है ये 0,0 नहीं है। कहने का मतलब कि इसका ना x 0 है ना ही y 0 है, ठीक है। तो ये 0 नहीं है, लेकिन जो इससे लाइन जा रही है ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। अब ये एक वृत्त निरूपित कर रहा है, जो ये सब जा रहा है ये लाइन, तो ये एक वृत्त निरूपित कर रहा है जिसका मूल बिंदु क्या है, जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, जिसका केंद्र जो है मूल बिंदु पर है। देखिए ये जो है इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ से आप देखेंगे एक यहाँ डॉट करिए, एक यहाँ डॉट करिए, ऐसे डॉट करते हुए
आप आएंगे तो देखेंगे कि ये एक क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, वृत्त को निरूपित कर रहा है। इन सबको अगर बड़े को टच कर दिया जाए, इन सभी पी को मिला दिया जाए तो देखिए क्या बनेगा। इन सभी पी को टच कर दीजिए तो देखिए एक वृत्त बन गया, वृत्त बन गया ना। देखिए इन सबको देखिए तो एक वृत्त का निरूपित कर रहा है जिसका मूल बिंदु एक बन रहा है। यहाँ से सबकी दूरी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो यहाँ पर समस्त पी बिंदुओं का मूल बिंदु समान दूरी पर है, समान दूरी पर है ना। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से इसकी दूरी भी समान है, इसकी दूरी भी समान है। मतलब कहने का मतलब कि इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये सभी क्या किए हैं, एक ही बिंदु पर कट किए हैं। यानी कि यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, ये सब की बात समान हो गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बात कि यहाँ समस्त पी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी OP पर है। अतः पी बिंदुओं का समुच्चय ठीक है, एक वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र क्या है, 0 है। ठीक है, 0 मूल बिंदु 0 हो गया। तो ये यहाँ पर जब 0 हो गया, ये इसको बनाने पर ये 0 आ रहा है, तो इसलिए इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। पर ये बात मेरे को सिद्ध करना था कि ये जो है नहीं है, P जो है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि इससे जो बना है ये जो वृत्त, उसका निरूपित करता है कि उसका केंद्र क्या है, 0 है, और मूल बिंदु 0,0 हम कह सकते हैं। पर ये 0,0 नहीं है, ये जो P पॉइंट है ये 0,0 नहीं है। आया बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 इस प्रकार से है कि T1 T2 के समरूप है। इतना बात ध्यान दीजिएगा कि आपको एक पूरा समस्त त्रिभुज दे दिया गया है जिसमें एक R समुच्चय बनाया गया है, जिसमें T1 T2 दिया गया है। वो इस प्रकार से है कि T1 और T2 एक दूसरे के क्या है, समरूप है, मतलब कि समान दिखते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखते हैं, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। मतलब कि जो भी इससे प्राप्त होगा R, वो क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध हो। यही आपको ध्यान में रखकर इसको यहाँ तक निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 का विचार कीजिए कि T1, T2, T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है। ये यहाँ से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो मैं पहला क्वेश्चन को समझा कर बता देता हूँ, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि R बराबर T1 T2, T1 और T2 समरूप हैं। ठीक है, अब आपको ये ज्ञात करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है और T1 T2 ही नहीं, पूरे त्रिभुज की बात कर रही है। ठीक है, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो यानी कि समस्त त्रिभुज में क्या क्या आ जाएगा, देखिए T1 भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा, T3, T4, ऐसे मतलब कि ढेर सारे त्रिभुज आ सकते हैं। इसको ही आप एक समुच्चय A नाम दे दीजिए, आ रहा है बात समझ में, या फिर R नाम दे दीजिए। तो ये देखिए R नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से स्वतुल्य, सममित और संक्रामक देखना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या करना है, देखिए स्वतुल्य के लिए यहाँ देखेंगे
कि स्वतुल्य के लिए डबलिंग है कि नहीं। तो देखिए खुद से डबलिंग होगा, और ये जो है बिलोंग करेगा आर से, यानी कि T1 जैसा एक जैसा दो त्रिभुज तो हो ही सकता है। आ रहा है बात समझ में? भले ही उसके मतलब कि एंगल बराबर ना हो, पर उसके साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? साइड्स इक्वल हो सकते हैं। मतलब कि देखिए समरूप, देखिए एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो जो है कि मतलब कि यह आपको समरूपता दिखाना है, मतलब कि देखने में एक जैसा हो पर उसके विचार अलग अलग हों, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि विचार अलग अलग हैं लेकिन देखने में सेम हो। जैसे कि ट्विंस के मतलब कि देखने में सेम होते हैं पर उनके विचार भी अलग अलग होते हैं, विचार एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर T1 T2 जो है बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि T1 सिमिलर होगा किसके, T2 के। अरे बस में सॉरी, T1 T1 के सिमिलर होगा, तो वही तो T1 बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, होता है। अतः यह क्या है, स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है। ये हुआ होगा तो ही तो ये बिलोंग किया होगा आर से। अब देखते हैं सममित में क्या होता है कि मान लीजिए कि T1 जो है, यदि T1 और T2 दो हम एक त्रिभुज ले लिए और ये दोनों बिलोंग करेगा आर से, कब, जब T1 के समरूप होगा T2। अच्छा, जब हम कह दिए कि ये इसके जैसा दिखता है तो हम ये भी तो कहते हैं कि दो वाला एक जैसा दिखेगा। एक वाला दो की तरह दिख रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि दो वाला एक की तरह दिखेगा। तो इसलिए तो T2 कॉमा T1 भी बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि T2 सिमिलर होगा T1 के। आ रहा है बात समझ में? अतः यह क्या होगा, अतः यह सममित है। अतः यह सममित है। तो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब संक्रामक की बात किया जाए तो संक्रामक में होता क्या है कि मान लीजिए कि यदि T1 जो है T2 ये दोनों क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे आर से, कब, जब T1 सिमिलर होगा T2 के। अब देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक गया T1 T2, तो अब स्टार्टिंग इसका यहाँ लास्ट हो गया T2। अब स्टार्टिंग जो होगा यहाँ पर T2 आ जाएगा और एक अलग ले लेंगे T3 क्यों लिए, क्योंकि इस समुच्चय में ये सभी समस्त त्रिभुज का बात किया गया है, तो मैं इसको भी उठा सकता हूँ, इसको भी उठा सकता हूँ, ठीक है, इसी तरह आगे तक उठा सकता हूँ, ठीक है। तो T2 और T3 ले लिया, ये भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि ये कब हुआ होगा, जब T1 जो है सिमिलर हुआ होगा किसके, T3 के। अच्छा एक बात बताइए, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है और T1 T3 के सिमिलर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये आपस में सिमिलर है, या फिर ये आपस में सिमिलर है। तो ये जो है ये हो गया, ये T2 है, सॉरी T1 T2 के, T2 T3 के, तो हम कह सकते हैं कि T1 T3 के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि सिमिलर हो जाएगा। तो जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, T1 और T3 वाला। तो T1 T3 भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा किससे, आर से। ये ऐसा कब होगा, जब T1 सिमिलर होगा किसके, T3 के। अतः यह क्या होगा, अतः यह संक्रामक है। तो चूंकि स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, अतः यह तुल्यता संबंध है। आ रहा है बात समझ में? अतः यह क्या है, तुल्यता संबंध है। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, कह रहा है कि जो है भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं इतने वाले समकोण त्रिभुज T2 और इतने वाले समकोण त्रिभुज T3 है, तो T1 T2 T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, इस पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो देखिए आपको T1 T2
T3 के बारे में लिखना है कि ये है क्या। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं कि T1 कितना दिया है, 3 4 5 दिया है, तो 3 4 5 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 12 13 दिया गया है और 6 8 10 दिया गया है। 5 12 13 और 6 8 10 दिया गया है। और हमको T1 T2 T3 के बारे में हमको संबंधित है कि नहीं, ये बात बताना है हमको। ठीक है, इनके बारे में यही बताना है। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित मतलब कि रिलेशनशिप में है, मतलब कि कहने का मतलब कोई रिलेशन है, उनके बीच का कोई रिलेशन होगा तो ही तो संबंधित होंगे। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए समरूपता के नियम क्या कहता है। समरूपता का नियम कहता है कि समरूपता के नियम से देखेंगे, नियम से दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब यदि उनका अनुपात क्या होगा, समान हो जाए। जब उनका अनुपात समान हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, संबंधित है, मतलब कि समरूप है। तो T1 T3 से देख लेते हैं, T1 T2 को भी देख लेंगे, T1 T3 को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम T1 T3 को देखेंगे और या फिर T1 T2 को भी देख लेते हैं। तो T1 T2 को देखेंगे तो 3/5 होगा, 4/12 5/13 हो जाएगा। ठीक है, इससे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि सारा चीज़ अलग अलग आ रहा है, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। देखिए 3/5 इसको कटा नहीं सकते हैं, 4/12 है तो 4/12 को देखिए T1 और T2 से देखिए, और T2 से देखिए जाए तो T1 T2 से देखा जाए तो T1/T2 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3/5 हो जाएगा और 4/12 हो जाएगा और 5/13 होगा। क्या ये एक दूसरे के संबंधित है, मतलब कि इनका मान समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इनका मान समान नहीं आ रहा है तो इनको नहीं लेंगे, इनसे इसका संबंध नहीं है। अब देखते हैं T1 का, ऐसे ही T1 का T2 के साथ, फिर T2 का T3 के साथ देखेंगे। तो T2 का T3 के साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 12/8 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इनका मान एक दूसरे से बराबर नहीं है, देखिए नहीं है। अब ऐसे ही T1/T3 को लिया जाए तो देखिए 3/6 हो जाएगा और 4/8 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। तो इनका मान जब कटाया जाएगा तो इनका मान आएगा क्या, 1/2, यानी कि सबका मान 1/2 आ जाएगा। अतः यह क्या है, संबंधित है यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, T1 जो है समरूप होगा किसके, T3 के। अतः T1, T3 से संबंधित है। आ रहा है बात समझ में, संबंधित है, आया कि नहीं समझ में। ओके, तब देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1 P2 इस प्रकार से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। देखिए आपको क्या कह दिया गया है कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में, आ रहा है बात समझ में, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं क्या कह रहा है कि मैं आपको क्या करना है, तुल्यता संबंध है कि नहीं इसको जांच करना है। 3 4 5 लंबाई की भुजाओं के समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक ये पहला क्वेश्चन हो गया और इसके आगे जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तक हमें क्या करना है, तुल्यता संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि P1, P2 इस प्रकार से है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले R बराबर देखिए P, P2 किस प्रकार दिया गया था कि P1 तथा P2 क्या है
कि ये दोनों की भुजाओं के संख्या जो है कि भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। ये आपका क्वेश्चन था। तो यहाँ से कहा गया है कि बहुभुज मतलब कि बहुत सारे भुजाओं वाले बहुभुज होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमको स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक निकालना है, तो ही तो हम कहेंगे कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य सबसे पहले क्या होता है स्वतुल्य, कि यहाँ प्रत्येक P1 बिलोंग करेगा R से। क्यों? क्योंकि P1 और P1 की भुजाएं आपस में परस्पर क्या होंगी। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि P1 P2 की समान है, यानी कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी कि P1 बिलोंग होगा R से कब, जब P1 और P1 एक दूसरे के बराबर होगा, समान होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद के समान खुद हो सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, बिलोंग करेगा R से, अतः हम कहेंगे कि डबलिंग मौजूद है, अतः स्वतुल्य है। देखिए इसमें कल्पना करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए सममित में क्या होगा, सममित में यदि P1 P2 बिलोंग करेगा R से, मतलब कि राम श्याम बनारस रहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्याम और राम दोनों बनारस रहते हैं। दोनों का मतलब तो वही हुआ ना, अतः यह क्या होगा, अतः सममित है। स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, ठीक है। अब संक्रामक की बात किया जाए। संक्रामक में क्या होता है कि देखिए संक्रामक में क्या होगा कि यदि P1 P2 बिलोंग करेगा R से, तो P2 P1 भी बिलोंग करेगा R से। ऐसा कब होगा, जब P1 बराबर P2 होगा और P2 बराबर P1 होगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए इसका P1 P2 बराबर ये बिलोंग कर दिया से, तो इसका और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सेम है। तो यहाँ से जो बचा रिजल्ट, ये जो रिजल्ट बचा P1 यहाँ पर ये 3 लिखिए, ये 3, ठीक है, P1 P2 P2 P3, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि ये तीसरा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो P1 P3 ये भी तो बिलोंग करेगा R से। ऐसा कब होगा, जब P1 बराबर होगा P3 के। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है कि नहीं बात समझ में? तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, अतः यह संक्रामक है। चूंकि यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, तो हम कहेंगे कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो ये हो गया स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, अतः यह तुल्यता संबंध है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि जो कि 3, 4, 5 जो है लंबाई की भुजाओं के वाले समकोण त्रिभुज में संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करना है, ठीक है। इसको करते हैं, कैसे करते हैं। तो 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय जो होगा, तो ये जो होगा ये क्या होगा, ये सीधा त्रिभुज का समुच्चय होगा। बस इसका यही आंसर होगा। यह जो होगा त्रिभुज का समुच्चय होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये 3, 4, 5 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय त्रिभुज का समुच्चय ही होगा। आ रहा है बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।